दोस्तों, एयर इंडिया के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की ऑफिशियल शुरुआती रिपोर्ट। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AIB ने 12 जुलाई को रात 2 से 3 बजे के बीच में रिलीज की। लेकिन मजे की बात यह है कि इस रिपोर्ट के ऑफिशियल सामने आने से पहले ही यह रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया के पास पहले से ही थी। इतनी सेंसिटिव रिपोर्ट, जो कि 260 लोगों की मौत के बाद पहली ऑफिशियल रिपोर्ट थी, AIB इसे तक संभाल के नहीं रख पाई और ये रिलीज से पहले ही वेस्टर्न मीडिया में घूम रही थी और इस रिपोर्ट पर आर्टिकल लिखे जा रहे थे और फिर आनन फानन में AIB को आधी रात को ही इसे रिलीज करना पड़ा। 15 पेज की इस रिपोर्ट में AIB ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो सब कुछ बताने की कोशिश की है जो कि बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिकल और वेस्टर्न मीडिया चाहते थे। आधे अधूरे डेटा से लेकर इस रिपोर्ट में वो सब कुछ था जिससे जानकारी से ज्यादा सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होता है, चाहे वो फ्यूल कट ऑफ स्विच की बात हो या फिर पायलट्स के बीच की गई आधी अधूरी बात। और तो और आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस प्लेन क्रैश में 260 लोगों की जान चली जाती है, उसमें बिना जांच पूरी हुए शुरुआत में ही प्लेन और इंजन निर्माता मतलब बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिकल को एक तरफ से क्लीन चिट सी दे दी जाती है। AIB इस रिपोर्ट के अंत में कहता है कि एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन there are no recommended action to Boeing 787 and GEnx 1B engine operators and manufacturers। पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय है और इस रिपोर्ट में भी बिल्कुल साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि फ्यूल स्विच 1 सेकंड के अंतराल में रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे और दोबारा चालू करने पर भी इंजन पूरी तरह से चलने में नाकाम रहे थे। उसके बाद भी बोइंग और GE को एक भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। अरे भाई, रिपोर्ट में कम से कम इतना तो कह देते कि दुनिया भर में इस मॉडल के जितने भी प्लेन हैं उनमें आप अपने अपने फ्यूल स्विचेस को चेक कर लो, लेकिन AIB ने इसके बारे में इस रिपोर्ट में एक शब्द भी नहीं लिखा। और ताज्जुब की बात यह है कि AIB की इस लाइन के सामने आने के बाद बोइंग के शेयर्स पूरे साल के टॉप 5 पे चले जाते हैं। AIB द्वारा इस रिपोर्ट में जानबूझकर पायलट्स की आधी अधूरी बातचीत को इस तरीके से लिखा जाता है कि रिपोर्ट को पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये प्लेन हादसे में सारी गलती सिर्फ और सिर्फ पायलट्स की थी। इन सब चीजों से AIB के द्वारा की जा रही है इन्वेस्टिगेशन भी शक के दायरे में आती है कि कहीं ये सब कुछ बोइंग और GE की साख बचाने के लिए तो नहीं हो रहा। दोस्तों, एक तरफ जहां वेस्टर्न मीडिया ने AIB की इस रिपोर्ट के हवाले से इंडियन पायलट्स को इस क्रैश का दोषी तक करार दे दिया था, वहीं आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह हादसा एक ह्यूमन एरर नहीं बल्कि एक भारी टेक्निकल फेलियर था। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल द ट्रेनिंग शो को, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही शानदार वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 जून को दोपहर 11:17 पर एयर इंडिया का यही बोइंग B787 ड्रीम लाइनर प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है और इसे एयरपोर्ट के बे 34 में पार्क कर दिया जाता है। इस फ्लाइट से उतरने के बाद पायलट्स ने एयरपोर्ट पर अपनी PDR पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट, मतलब इस यात्रा के दौरान प्लेन में उन्होंने क्या क्या दिक्कतें फेस की, उनके बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट के टैगलॉग सेक्शन में साफ अक्षरों में स्टेप, पोज, XDCR लिख दिया था। इसका मतलब होता है कि स्टेबिलाईजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर, मतलब विमान के पिछले हिस्से में स्थित स्टेबिलाईजर की जो पोजीशन बताता है वह सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा था और इस रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के ग्राउंड इंजीनियर्स ने उसे महज 1 घंटे से भी कम समय में उसे ठीक कर दिया था और फ्लाइट को अगली यात्रा के लिए रेडी बता दिया। अब ये प्लेन अपनी अगली उड़ान अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए दोनों पायलट्स मुंबई से 1 दिन पहले ही अहमदाबाद आ गए थे।
अब बात करते हैं कुछ उस टेक्निकल डेटा पर जो हमें जानना बेहद ही जरूरी है। प्लेन में 54,200 किलोग्राम फ्यूल भरा हुआ था और प्लेन का टेक ऑफ वेट लगभग 2,13,000 किलो था, जो कि पैरामीटर के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट था। कैलकुलेशन के हिसाब से प्लेन के टेक ऑफ के लिए आइडल स्पीड V1 153 नॉट्स, VR 155 नॉट्स और V2 162 नॉट्स होनी चाहिए थी। अब इस रिपोर्ट के अनुसार इस क्रैश की टाइमिंग को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। दोपहर 1:10 यह इस फ्लाइट AI-171 की निर्धारित उड़ान का बिल्कुल सही समय था। 1:18 और 38 सेकंड पर इस विमान ने अपने पार्किंग बे 34 से रवाना होना शुरू किया। इसके बाद 1:26 और 8 सेकंड पर विमान ने टैक्सीवे से रनवे की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू किया। इसके बाद 1:37 और 37 सेकंड पर प्लेन ने रनवे पर टेक ऑफ रोलिंग शुरू की, मतलब टेक ऑफ के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। इसके बाद 1:38 और 33 सेकंड पर प्लेन ने अपनी V1 स्पीड यानी 153 नॉट्स की स्पीड प्राप्त कर ली थी। 1:38 35 सेकंड पर प्लेन ने अपनी VR स्पीड यानी कि 155 नॉट्स को भी प्राप्त कर लिया था और ठीक इसी समय प्लेन का आगे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठाने के लिए प्लेन को लिफ्ट ऑफ किया गया। इसके जस्ट 4 सेकंड बाद 1:38 और 39 सेकंड पर पूरा प्लेन जमीन से हवा में आ चुका था। इसके बाद 1:38 और 42 सेकंड पर यह प्लेन अपनी अधिकतम एयर स्पीड 180 नॉट्स पर पहुंचता है। अब रिपोर्ट कहती है कि इसके तुरंत बाद इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चला जाता है और बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर ही इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चला जाता है। रिपोर्ट में इस टाइमिंग को दर्शाने के ठीक बाद एक लाइन जोड़ी जाती है जिसमें कहा गया है कि एक पायलट दूसरे से कह रहा है तुमने कट ऑफ क्यों किया और दूसरा कह रहा है मैंने नहीं किया। एयरपोर्ट के सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि इस समय रेड मतलब रैम एयर टरबाइन प्लेन से बाहर निकलकर डिप्लॉय हो चुका था। रेड बेसिकली एक इमरजेंसी बैकअप जनरेटर होता है जो कि ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। 1:38 और 47 सेकंड पर दोनों इंजन के आरपीएम आइडियल से नीचे जाने के कारण रेड ने हाइड्रोलिक पावर देना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1:38 और 52 सेकंड पर इंजन 1 का फ्यूल स्विच वापस कट ऑफ से रन पोजीशन में जाता है। 1:38 और 54 सेकंड पर प्लेन के एपीयू इनलेट डोर खुल गए, मतलब प्लेन के फेडेक्स सिस्टम ने एपीयू को चालू कर दिया। एपीयू एक छोटा टरबाइन इंजन होता है जो कि विमान के पिछले हिस्से यानी कि टेल सेक्शन में लगाया जाता है। इसका मुख्य काम इंजन को स्टार्ट करने में मदद करना होता है। 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 2 का फ्यूल स्विच भी कट ऑफ से रन पोजीशन में जाता है। इसके बाद फेडेक्स सिस्टम ने इंजन को रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को चालू किया। पहले इंजन ने रिकवरी शुरू की और अपनी आइडियल स्पीड को धीरे धीरे प्राप्त करने लगा, लेकिन दूसरा इंजन बार बार फ्यूल मिलने के बावजूद भी अपनी आइडियल स्पीड को नहीं पकड़ सका। 1:39 और 5 सेकंड पर पायलट ने एटीसी को मेडे 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 कॉल दिया और इसके 6 सेकंड बाद 1:39 और 11 सेकंड पर EAFR मतलब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो गई, यानी कि प्लेन क्रैश हो गया। अब वेस्टर्न मीडिया इस रिपोर्ट के आने के बाद चिल्ला चिल्लाकर यह कह रहा है कि इंजन के एक के बाद एक दोनों स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे और ये स्विच स्प्रिंग लॉक वाले थे, जिसे कि उठाकर आगे पीछे करने पर ही ये ऑन या कट ऑफ पोजीशन में जाते हैं, इसलिए पायलट्स ने ही इन्हें खुद बंद किया होगा। वेस्टर्न मीडिया हाउस इंडियन पायलट्स को इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं कि मानो उन्होंने ही इसे जानबूझकर बंद किया हो। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार इस रिपोर्ट में एक के बाद एक कई सारी मिस्टेक्स हैं और ये रिपोर्ट खुद कैसे इस इंसिडेंट को एक टेक्निकल फेल्योर साबित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन AIB टीम के साथ USA की NTSB भी कर रही थी। NTSB ने अपनी टीम में बोइंग
जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक और एफएफए के लोगों को भी शामिल किया है। इससे आप ये समझ ही सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मात्रा में बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिकल का इन्फ्लुएंस तो रहा ही होगा। आखिर कोई भी बोइंग और जीई का प्रतिनिधि अपने एयरक्राफ्ट या इंजन की गलती को क्यों बताएगा? रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर साफ साफ अक्षरों में ये लिखा है कि 12 जून को इस विमान पर कुल 4 कैटेगरी सी वाले इक्विपमेंट खराब थे। इनमें से पहला है फ्लाइट डेक डोर विजुअल सर्विलेंस, दूसरा एयरपोर्ट मैप फंक्शन, तीसरा है कोर नेटवर्क और चौथा एफडी प्रिंटर। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क विमान का वह डिजिटल सिस्टम है जो उसके सभी उपकरणों और कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है ताकि वे एक साथ सही तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा एक कैटेगरी ए में नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम भी खराब था। दोस्तों यह सब यही नहीं रुकता। रिपोर्ट ये कहती है कि जब प्लेन ने क्रैश किया तो इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT ने भी अपना काम नहीं किया, जबकि इसको इसीलिए बनाया जाता है कि वह क्रैश के बाद इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करे ताकि हेल्प जल्द से जल्द वहां पहुंच सके। सोचिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज तक प्लेन में खराब थी। अब आपको बोइंग की क्वालिटी का एक और नमूना बताते हैं। EAFR मतलब मॉडर्न जमाने का हाई क्वालिटी वाला ब्लैक बॉक्स। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जिस चीज को इमरजेंसी और क्रैश में सरवाइव करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है, वो ही इस क्रैश में बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। दोनों में से एक से तो डेटा भी रिकवर नहीं हो पाता और उस पर भी अभी काम चल रहा है। और अब बात करते हैं फ्यूल स्विचेस की। रिपोर्ट कहती है कि ये स्विचेस अपनी पोजीशन से मतलब रन से कट ऑफ पोजीशन पर मूव हुए हैं। और इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि FAA ने 17 दिसंबर 2018 को इन्हीं स्विचेस के लिए एक स्पेशल अवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन सेब भी जारी किया था, जिसमें कि यह साफ साफ लिखा हुआ था कि बोइंग के कुछ विमानों में ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का लॉकिंग फीचर काम नहीं कर रहा है, जिससे कि उड़ान के दौरान स्विच गलती से मूव हो सकता है, जिससे इंजन अनजाने में बंद भी हो सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी आपको आश्चर्य होगा कि FAA ने इसे अनसेफ कंडीशन भी घोषित नहीं किया था। बोइंग की रेपुटेशन को बचाने के लिए इसे सिर्फ एक शानदार तरीके से एडवाइजरी के रूप में जारी कर दिया गया और सिर्फ यह कहा गया कि यह सिर्फ एक जानकारी के लिए है, इसे मैंडेटरी तक नहीं किया गया। अब जरा सोचिए कि पैसेंजर्स से भरा हुआ एक बोइंग का प्लेन हवा में उड़ रहा है और इन खराब स्विचेस के कारण उसका फ्यूल कट ऑफ हो जाता है और इंजन इसके कारण बंद तक हो जाते हैं और बोइंग और FAA को ये सब अनसेफ कंडीशन भी नहीं लगती। इसके बाद भी वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जानकारी सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, बाकी इसे चेक करना मैंडेटरी तक नहीं है। अब बात करते हैं इंजन के थ्रस्ट लीवर की। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से यह पता चलता है कि इंजन थ्रस्ट लीवर टक्कर होने तक आगे की पोजीशन में ही थे, मतलब टेक ऑफ के लिए पावर पोजीशन में। पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्लेन पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता रहे और इसके लिए उनके द्वारा इंजन को पूरी पावर दी जा रही थी। इससे यह प्रूव होता है कि पायलट्स का पूरा इरादा सिर्फ और सिर्फ प्लेन को अच्छे से टेक ऑफ करके उसे हवा में अच्छी तरह से ले जाना था। अब यह बात एक और चीज से प्रूव होती है। विमान में APU डोर खुला हुआ था, मतलब APU चालू था। दुर्घटना से पहले अगर पायलटों ने APU को चालू किया था तो इसका एक ही मतलब है कि पायलट्स विमान को बचाना चाह रहे थे। अब बात करते हैं प्लेन के इंजन्स की। जब पायलट्स ने फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ से रन पोजीशन में किया, इसके बाद भी सिर्फ पहला इंजन ही रिकवर हो पाया और अपनी आइडियल स्पीड को प्राप्त कर रहा था, जबकि दूसरे इंजन को बार बार फ्यूल मिलने पर भी वह अपनी आइडियल स्पीड तक रिकवर नहीं कर पा रहा था। इससे यह साफ होता है कि इंजन 2 में डेफिनेटली कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ था। अब वापस बात करते हैं एक टेक्निकल डेटा पर। प्लेन ने 1:38 और 42 सेकंड पर अपनी हाईएस्ट स्पीड यानी कि 180 नॉट्स प्राप्त की थी और इसके बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, वो भी 1 सेकंड के अंतराल में।
अगर फ्यूल कट ऑफ मैक्सिमम स्पीड के बाद हुआ है तो डेफिनेटली मोमेंटम फोर्स के कारण मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इससे साबित होता है कि अगर मैक्सिमम स्पीड 180 थी तो इसका मतलब इंजन इससे पहले ही फेल हो चुके थे और शायद इसीलिए पायलट्स ने फ्यूल स्विचेस को रीस्टार्ट करने की कोशिश की हो और ये सब लाइनें पायलट्स ने ये इंसिडेंट होने से पहले ही बोली हो। मतलब जब इंजन फेलियर हुआ हो तब एक पायलट को लगा कि कहीं गलती से दूसरे पायलट ने फ्यूल कट ऑफ तो नहीं कर दिया, लेकिन AIB ने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ पायलट्स की इसी एक लाइन को इसलिए लिख दिया ताकि इस इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस पायलट्स पर हो जाए। अब बात करते हैं एक और टेक्निकल डेटा की, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक ह्यूमन एरर नहीं बल्कि एक टेक्निकल फेलियर था। EFR के डेटा के अनुसार दोनों इंजनों की N2 गति न्यूनतम आइडियल स्पीड से भी नीचे गिर गई, यानी इंजन लगभग बंद हो गए थे और इसके बाद 1:38 और 47 सेकंड पर रेम एयर टरबाइन की हाइड्रोलिक पंप ने इमरजेंसी हाइड्रोलिक पावर सप्लाई देना शुरू किया था। अब जरा इस समय को याद रखिएगा, 1:38 और 47 सेकंड, क्योंकि बोइंग 787 में रेट को सिग्नल मिलने और डिप्लॉय होने से लेकर पावर सप्लाई मिलने तक लगभग 6 सेकंड का समय लगता है। मतलब इंजन लगभग 1:38 और 41 सेकंड से पहले ही फेल हो गए थे, तभी उनकी N2 वैल्यू 41वें सेकंड तक कम हुई थी और ये वही समय था जब प्लेन ने जमीन से टेक ऑफ ही किया था। मतलब प्लेन के हवा में आने के साथ ही उसके इंजन फेल हो चुके थे और ये प्रूव करता है कि ये एक मैकेनिकल फेलियर है, ना कि एक ह्यूमन एरर। अब एक और टेक्निकल चीज पर बात करते हैं। दोस्तों, जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके लैंडिंग गियर डाउन पोजीशन में थे, वो अभी तक रिट्रैक्ट नहीं हुए थे। एक बोइंग 787 पायलट के मुताबिक लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन में सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं, लेकिन पायलट के पास इतना समय भी नहीं था क्योंकि स्विचेस के कट ऑफ में जाने के बाद प्लेन तुरंत ही नीचे गिरने लगा, इसलिए उन्होंने इसे ऊपर ही नहीं किया। अब AI-171 क्रैश से फिर से बोइंग सवालों के घेरे में है। इतने सारे फैक्ट्स बताने के बाद आपको क्या लगता है कि इस इंसिडेंट में किसकी गलती है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि सभी को यह पता चल सके कि आखिर इस क्रैश में गलती किसकी थी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।